नमस्कार, द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप लोग दरोगा के अभियान पर चल पड़े हैं, तो इस महाकुंभ में हमारी टीम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर काम करेगी। और जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था और मैंने रूटीन प्लान दिया था आप लोगों को कि रोज़ रात 8 बजे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक दिन टेस्ट का आयोजन होगा। और उसका वीडियो सॉल्यूशन जो है वो आपको मिल जाएगा 9 बजे रात में। ठीक है, 9 बजे रात के बाद जब टेस्ट ख़त्म होगा उसके बाद उसका आप वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो उसी वीडियो सॉल्यूशन के तहत मैं आज हाजिर हूँ आपके बीच। और ये जो पहला सेट है आपका वो बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। और प्रीवियस ईयर जो प्रश्न है आपका, जो कि आपका 22 दिसंबर 2019 को हुआ था और प्रथम पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। मैं इसे लेकर आपके बीच इसलिए हूँ ताकि आप यह समझ सके कि बिहार दरोगा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और उस स्तर से आप अगर तैयारी करेंगे तभी आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। और रही बात पढ़ने की, तो आप पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो फिर आपकी वो सारी तैयारियां व्यर्थ रह जाती है, उसका आपको फल नहीं मिल पाता है। तो आपको स्मार्ट तैयारी करनी है बिल्कुल, और इसी वजह से क्वेश्चन का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज पूरे डिटेल्स में हम देखेंगे क्वेश्चन, और पूरे प्रश्न हैं 100, इसलिए आप दिल थाम के बैठ जाइए। और अब की बार वर्दी त्योहार का जो हमारा कमिटमेंट है वो आपका ज़रूर पूरा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए, आपका समय बहुत कीमती है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? संघनन कहलाती है। ठीक है। और अगर सीधे ठोस से अगर कोई वस्तु वाष्प में बदल जाए तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है। और अगर वाष्प सीधे ठोस में बदल जाए तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि कपूर जो है वो ऊर्ध्वपातन को फॉलो करता है। आप लाते हैं ठोस और वो क्या होता है, उड़ जाता है, सीधे सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए दूसरे प्रश्न का रुख करते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्रीय बाग जो है आपका वो आपका स्थित है मिजोरम में। तो मिजोरम आपका बिल्कुल सही आंसर है। मिजोरम की राजधानी है आपका आइजोल। ठीक है। और मिजोरम में जोरामथंगामा की सरकार है ना। मिजोरम में जोरामथंगामा की सरकार है। आगे बात करते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न का रुख करते हैं। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो प्रत्येक वर्ष आपका कॉमनवेल्थ गेम्स होता है, जिसके तहत प्रत्येक 4 वर्ष पर आपका कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाता है। तो 2018 का जो आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था? वो हुआ था आपका ऑस्ट्रेलिया में। और यह ऑस्ट्रेलिया में हुआ था गोल्ड कोस्ट में, जो कि क्वींसलैंड द्वीप पर स्थित है। गोल्ड कोस्ट वहाँ पर हुआ था। यह आपका 4 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 2018 तक चला था। ठीक है। कब से कब तक चला था? 4 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। ठीक है, 2018 में। ठीक है। और इसका जो थीम था शेयर द ड्रीम, और ऑस्ट्रेलिया को 5वीं बार मेज़बानी मिली थी। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, चौथे प्रश्न का रुख करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। तो आप जानते हैं कि दल बदल जो है कानून, उसे 10वीं अनुसूची के तहत लाया गया था, और यह भारत के मूल संविधान में नहीं था, अर्थात इसे संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और यह आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया, जिसमें यह बातें उल्लेखित है कि अगर कोई, मान लीजिए कोई सांसद बना किसी पार्टी से और उसने पार्टी छोड़ दी, ठीक है, तो उसकी जो संसद की जो सदस्यता है वो क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। और
वो क्या हो जाएंगे, सांसद नहीं रहेंगे। दूसरी चीज़ है कि अगर उन्होंने अपने पार्टी के खिलाफ वोट किया हो तो अगर सज़ा दे दी जाती है 15 दिन के अंदर उसे सज़ा माफ़ नहीं करता है जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, तब भी उन पर एक्शन किया जाएगा। उनकी सदस्यता क्या कर दी बाधित कर दी जा सकती है, उनकी सदस्यता निरस्त कर दी जा सकती है। अब इस पर निर्णय कौन लेगा, तो इस पर निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं कि कौन जो है इस दल बदल के आधार पर कौन जो है अयोग्य साबित होते हैं, तो ये आपका अध्यक्ष निर्णय लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब इसमें और सारी अनुसूचियां हैं तो उसको भी देख लेते हैं ज़रा सा। 9वीं अनुसूची आपका किससे उल्लेखित है, तो 9वीं अनुसूची को आपको जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत, और यह आपका भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, उस समय ज़मींदारी बहुत चल रहा था, इसको 9वीं अनुसूची में इस वजह से डाला गया क्योंकि 9वीं अनुसूची में जो बातें हैं उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसको न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, तो भूमि सुधार 9वीं अनुसूची के तहत है। उसके अलावा अगर हम बात करें आपका 8वीं अनुसूची की, तो 8वीं अनुसूची में आपके 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितने लैंग्वेज है टोटल, 22 भाषाओं का उल्लेख है, और मूल में 14 भाषाएं थी, बाद में आपका 8 भाषाएं जोड़ी गई है। ठीक है, 8 भाषाएं जोड़ी गई है। अनुसूची से जुड़ा हुआ हमारा एक विस्तृत वीडियो है, उसको आप देखेंगे तो आपकी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से उसको देख सकते हैं। 5वीं अनुसूची है, तो 5वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। यह आपका SC ST प्रशासन क्षेत्र से संबंधित है। अब बात करते हैं 5वें प्रश्न का। तो 5वां प्रश्न है, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है वो आपका जारी किया जाता है WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि आपका क्या है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे तैयार किया जाता है प्रत्येक वर्ष, और इसकी स्थापना 1971 में की गई थी, और इसका मुख्यालय जो है आपका 1971 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका मुख्यालय आपका है जिनेवा। जिनेवा कहाँ है, तो ये है आपका स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ है दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में। और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं क्लॉस एस्कैब। कौन है चेयरमैन, क्लॉस एस्कैब। ये काम क्या है, तो इसका काम है निजी सहयोग वाली यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो हर बार यह निर्णय करती है कि कौन जो है संस्था वो आगे बढ़ रही है, कि इसका क्या रैंक है प्रतिस्पर्धा के मामले में। ठीक है, 6ठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, कोरबा उत्तर प्रदेश, रामगुंडम तमिलनाडु, तालचेर आंध्र प्रदेश और कबास गुजरात। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें सम्मिलित कौन सा है, तो जो आपका सम्मिलित है वो है कबास गुजरात। कौन सा सम्मिलित है, कबास गुजरात सही है, बाकी तीनों गलत हैं। तो आइए जानते हैं कि कोरबा कहाँ है, तो कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में है। कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार है। रामगुंडम आपका कहाँ है, तो रामगुंडम जो है आपका वो आपका तेलंगाना में है, और तेलंगाना में आप जानते हैं कौन है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, के चंद्रशेखर राव हैं। ठीक है, और तालचेर की बात करें तो तालचेर जो है आपका वो आपका है उड़ीसा में, और उसी उड़ीसा में नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा में है तालचेर, तो सही मिलान एक बार फिर से कर लें, कोरबा छत्तीसगढ़, रामगुंडम कहाँ होना चाहिए, रामगुंडम आपका तेलंगाना में होना चाहिए, और तालचेर जो है वो आपका उड़ीसा में है, कबास यहाँ पर बिल्कुल सही है, वो गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, बने रहिए हमारे साथ, अंत तक देखिएगा तभी मज़ा आएगा और तभी आपको फ़ायदा होगा, इसके पहले कि आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। 7वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। तो
आप जानते हैं कि ज़मीन का भूमंडल का जो टेम्परेचर है वो हरित गैस प्रभाव के कारण बढ़ता है, और हरित गैस प्रभाव जो हरित गैस प्रभाव का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, आपका वेपर यानी जलवाष्प, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का इसमें कोई भूमिका नहीं है, तो भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। जी हाँ, इसरो हमारी भारत की स्पेस एजेंसी है, स्पेस संस्था है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, और इसरो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई जी जाने जाते हैं, और इनकी जीवनी का भी मैंने कवर किया है। ठीक है, तो आपसे जो प्रश्न है इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो ये इसका शिलान्यास बेंगलुरु में किया गया। कहाँ किया गया? इसका शिलान्यास बेंगलुरु में किया गया, जो आपका स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस क्या है, कंट्रोल सेंटर है। इसका काम क्या होगा दोस्तों? इसका जो काम है, उपग्रहों के जो आपका सैटेलाइट में जो कचरे बच जाते हैं उनके डाटा को कलेक्ट करेगा ये, और उनको हटाने का प्रयास किया जाएगा इस माध्यम से। और हमारा जो इसरो है वो लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ठीक है, चलिए अब रुक करते हैं 9वें प्रश्न का। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्य विधायिका में धन विधेयक जो है वो आपका राज्यपाल की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है। और आप जानते हैं कि राज्यपाल जो है वो आपका क्या होता है, तो राज्य में कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। आइए, राज्यपाल की बात हो रही है तो राज्यपाल आपका आता है 153 में राज्यपाल के पद की चर्चा है, और 154 में उनका जो है उनकी कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है। ठीक है, अब आपका बारी आई है धन विधेयक की। तो आइए जानते हैं कि राज्य में धन विधेयक के लिए से संबंधित अनुच्छेद क्या है। तो राज्य का जो आपका धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद है वो है आपका 199। कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? 199 आपका धन विधेयक से संबंधित है, जबकि 207 आपका राज्य वित्त विधेयक से संबंधित है। ठीक है, चलिए 10वें प्रश्न का रुख करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो चुनाव सुधारों से जो संबंधित समितियां हैं वो है आपका दिनेश गोस्वामी समिति। कौन सी समिति? दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, इसका संबंध चुनाव सुधार से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न, निम्न में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो इंडियन ओपिनियन नामक जो समाचार पत्र है आपका, वो आपका महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, और इसके पहले जो एडिटर थे वो थे मनसुख लाल। कौन थे एडिटर? मनसुख लाल। महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की, और पहले एडिटर थे मनसुख लाल। क्या नाम है इनका? मनसुख लाल। दरअसल ये जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो इनके दोस्त मदनजीत मिले थे इनसे, और इनको कहा था कि आप जो है भारतीयों के लिए जो अफ्रीका में जो भारतीयों की स्थिति है और उसके बारे में इस समाचार पत्र के माध्यम से उजागर कीजिए। ठीक है, उनके महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाइए। तो इसी कड़ी में उन्होंने 1904 में इस पत्रिका की शुरुआत की थी। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो फूल का जो प्रजनन अंग नहीं है वो आपका बाह्य दल नहीं है। वर्तिकाग्र और वर्तिका जो है ये दोनों आपका स्त्री प्रजनन अंग है, स्त्री केसर का भाग है, जबकि परागकोश जो है आपका वो आपका पुरुष यानी कि नर जनन अंग है। ठीक है, नर जनन अंग है। और आप जानते हैं परागकोश का क्या है? पुंकेसर जो है वो नर प्रजनन अंग का अंग है। ठीक है, उसका भाग है। 13वां प्रश्न है, निम्न में से वर्ष 1919 में कौन सी घटना होने की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी
नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो 1919 में बहुत बड़ी घटना हुई। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन बहुत बड़ी घटना हुई, जिसे आप सभी जानते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही खूनी दिन था यह। और इस दिन जो है, जो अंग्रेज आपके आर डायर थे, रेजिनाल्ड डायर, उसने निहत्थों पर गोलियां चलवाई थी, जिसमें बहुत सारे लोग, तकरीबन 2000 लोगों की मौत हो गई थी। तो यह काफ़ी निराशाजनक कह सकते हैं, बहुत ही खून खराबा भरा दिन था यह। और इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, और महात्मा गांधी जी ने भी कैसर हिंद की उपाधि उन्होंने लौटा दी थी। दरअसल 1915 में ये दक्षिण अफ्रीका से लौट आए थे। ठीक है, अब आइए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देखते हैं। रॉलेट एक्ट, तो ये आपका रॉलेट एक्ट भी आया था 1919 में ही, जिसे काला कानून कहा जाता है। और इसी के विरोध में दरअसल इनके जो दो नेता थे, कांग्रेस के दो नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इस दोनों की गिरफ्तारी हो गई थी 10 अप्रैल 1919 को। तो उसके ठीक 3 दिन बाद लोगों ने जालियांवाला बाग नामक स्थान पर एक सभा का आयोजन किया था, शांतिपूर्ण सभा का आयोजन, और उसे खूनी में तब्दील कर दिया रेजिनाल्ड डायर ने। उसने आज्ञा दे दी, ऑर्डर दे दी, और उसने निहत्थों पर गोलियां चलवाई। ठीक है, खिलाफत आंदोलन आपका ये 1919 से 1924 तक चला था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन चला था आपका कब, 1919 से 1924 तक। और गांधी जी ने 1920 में आपका असहयोग आंदोलन चलाया था उसके बाद। ठीक है, चलिए 14वें प्रश्न का रुख करते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष चुना गया है? तो फिक्की का अध्यक्ष चुना गया है, संगीता रेड्डी को चुना गया था। ठीक है, ये आपका 2019 का जो दरोगा मेंस प्रीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रश्न है। तो जो प्रश्न वहाँ पूछे गए थे हूबहू वही प्रश्न है, इसलिए इसमें 2018-19 के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो ये संगीता रेड्डी को बनाया गया था, और फिलहाल में अभी यही है। अगर वर्तमान अपडेट अगर कुछ है, तो अगर आप कुछ नए, कोई नए अगर व्यक्ति हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हालांकि हमारे पास जो अभी जानकारी है, संगीता रेड्डी ही फिक्की के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब आते हैं फिक्की का फुल फॉर्म क्या है, बहुत बार पूछा जाता है और बहुत अच्छा प्रश्न भी है। फिक्की यानी FICCI। ठीक है, एफ से हो गया आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। एक बार फिर से बोल देते हैं, आराम से बोल देते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। ठीक है, गांधी जी ने कहा था, घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास टंडन को एडवाइस किया था इसकी स्थापना के लिए, और उसके बाद दोनों ने मिलकर 1927 में इसकी स्थापना की। इसका एक बार फिर से बोल देते हैं, नाम क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो केरल से संबंधित आपका नृत्य जो है वो मोहिनी अट्टम नहीं है, जबकि भरतनाट्यम केरल में की जाती है, कथकली का भी संबंध है, कुडियाट्टम का भी संबंध है, जबकि मोहिनी अट्टम जो है वो आपका केरल से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न का रुख करते हैं। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट है आपका, वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है, बिल्कुल सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी सही है। जब तक लोकसभा का कार्यकाल रहेगा तब तक ही वो पद पर रहेंगे, और जैसे ही लोकसभा विघटित हो जाएगी उनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। तीसरा कथन है, जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर काम करते हैं, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जब वह लोकसभा के अध्यक्षता कर रहे होते हैं तब वह मतदान नहीं कर सकते हैं। जब वह मेंबर के तौर पे होंगे, सांसद के तौर पे होंगे, तभी वह मतदान कर सकते हैं। ठीक है, अब आई है अध्यक्ष की बात। तो मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 89
89(1) यह कहता है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा और कैसा होगा, पदेन सभापति होगा, ठीक है, एक्स ऑफिसियो होगा, ठीक है, पदेन सभापति यानी कि जो भी आदमी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनेंगे वही राज्यसभा के क्या होंगे, सभापति होंगे। और लोकसभा के अध्यक्ष का जो पद है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है वो आपका अनुच्छेद 93 में वर्णित है। 93 आर्टिकल आपका लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात करता है। ठीक है, क्लियर है, मज़ा आ रहा होगा। 17वां प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के पिताजी का नाम था अश्वसेन और इनका जो संबंध है वो वाराणसी से है। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है आपका सर्प। कौन सा चिन्ह है? सर्प है। अब ये जैन धर्म, तो जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है सांड। वर्धमान महावीर 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था सिंह। जैन धर्म से संबंधित भी विस्तृत वीडियो हमारे YouTube चैनल पर उपस्थित है, उसको देखकर आप नई जानकारी हासिल कर सकते हैं और 24 तीर्थंकर के नाम और उनके बारे में उनका प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अब बात करते हैं 18वें प्रश्न का। 18वां प्रश्न है, निमारी एक नस्ल है। तो निमारी एक नस्ल है आपका गाय का। किसका नस्ल है दोस्तों? निमारी आपका एक गाय का नस्ल है। और गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो यह गाय का आपका वैज्ञानिक नाम होता है बॉस इंडिकस। क्या नाम होता है? बॉस इंडिकस। ठीक है। अब भेड़, तो भेड़ का आपने डॉली ऊन सुना होगा। डॉली, भेड़ से डॉली ऊन प्राप्त किया जाता है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओबिस एराइस। क्या नाम है? ओबिस एराइस। ओबिस एराइस। ठीक है। बकरी की बात कर लेते हैं। तो बकरी का आपका कैपरा एगागरस। क्या है? कैपरा एगागरस हिरकस। क्या नाम है? कैपरा एगागरस हिरकस। ठीक है। और भैंस का तो आप जानते ही होंगे, बॉस बोवेलिस। 19वां प्रश्न है, सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? GDKP। जी हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट। इसके खोजकर्ता हैं उम्बेर्टो सुल्पासो। कौन है? उम्बेर्टो सुल्पासो। तो आप देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी सआदत खान को। किसको दी गई थी? सआदत खान को। ठीक है। और सआदत खान ने अवध एक स्वतंत्र प्रांत की स्थापना की थी और यह मोहम्मद शाह, जिसे आप रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं, उसके समय 3 स्वतंत्र प्रांतों का उदय हुआ था। एक आपका हैदराबाद, जिसके संस्थापक थे आपका निज़ाम उल मुल्क, और अवध के अवध के कौन थे? तो ये थे सआदत खान। और एक बंगाल जो कि स्वतंत्र प्रांत बनकर उभरा था, उसके संस्थापक थे अलीवर्दी खां। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है क्योंकि उसको पशुओं और स्त्रियों से बहुत ज़्यादा लगाव था। अब नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है और इसने मोहम्मद शाह के समय ही आक्रमण किया था और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 30 करोड़ रुपये, कोहिनूर हीरा और कुछ संगीत जो ख्याल थे वो हिंदी संस्करण में वह लेकर लौटा था। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह को देखते हुए वह भी भारत पर आक्रमण किया था। वह भी धन लूटना चाहता था तो उसने भी आक्रमण किया था। ठीक है। 21वां प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समानांतर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो महान प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, वो आपका पूर्वी तट पर स्थित है, पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। ठीक है। और ये आपका क्वींसलैंड द्वीप पर ही आता है, जिसके बारे में आपने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में जो आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें हमने इसकी चर्चा भी की है। 22वां प्रश्न,
वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? ठीक है, तो 2024 की जो ओलंपिक है उसकी मेज़बानी फ्रांस का पेरिस शहर करेगा, जिसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है दोस्तों। और 2020 का जो आपका होना था उसे अब 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया है। 2020 का जो ओलंपिक है वो आपका जापान के टोक्यो में होने वाला था, जिसे कि स्थगित कर दिया गया। किस वजह से? तो आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी की वजह से। ठीक है, और यह आपका अब जो 2024 में होगा उसके लिए डेट निर्धारित की गई है 23 जुलाई 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 तक। कब से कब तक? 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक ये होगा, लेकिन इसे शिफ्ट कर दिया गया है 2021 के लिए, तब तक होल्ड कर दिया गया है। अब 2024 का आपका होगा फ्रांस के पेरिस में, और 2028 का आपका होगा लॉस एंजलिस अमेरिका में। लॉस एंजलिस अमेरिका में। और फ्रांस को तीसरी बार यह मौका मिला है इसकी मेज़बानी करने का, और इंग्लैंड के बाद यह दूसरा देश बन गया है। इंग्लैंड को भी 3 बार मौका मिल चुका है, 1908, 1948 में। ठीक है, और एक और है डेट, मुझे मेंशन नहीं, ध्यान में नहीं है। ठीक है, 3 बार यह कर चुका है। 23वां प्रश्न है, गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो गांधी सोलर पार्क जो है उस 50 किलोवाट का उसका उद्घाटन न्यूयॉर्क में मोदी जी गए थे अमेरिका, तो उन्होंने वहाँ पर एक प्लांट का उद्घाटन किया था। ठीक है। 24वां प्रश्न है, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? तो किसी देश के भुगतान संतुलन में आपका जो शामिल है वो है वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान, दोनों इसमें आपका आता है, दोनों इसमें शामिल है। 25वां प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है आपका गोदावरी नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? गोदावरी नदी। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है दोस्तों, और इसकी जो लंबाई है वो आपका लगभग 1440 किलोमीटर, इसकी लंबाई 1440 किलोमीटर के आसपास है, और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। और यह आपका नासिक के त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, यह आपका कहाँ से निकलता है? नासिक के त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न का रुख करते हैं। 26वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और इस बार जो थीम रखा गया था कोई मतदाता छूटे ना। ठीक है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। 27वां प्रश्न, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? ठीक है, तो राज्यसभा जो है वो आपका 14 दिन तक धन विधेयक को लटका सकती है, और राज्यसभा के कोई खास काम नहीं है विधेयकों के मामले में, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है? किसी भी विधेयक को लटका सकती है और उसे रख सकती है चुपचाप। ठीक है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात आई है धन विधेयक की, तो धन विधेयक जो है वो आपका अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, और अगर भारत की वित्त विधेयक की बात करें तो वित्त विधेयक जो है आपका वो 117 के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन के भीतर नहीं लौटाता है तो वह दोनों सदनों से पारित समझ लिया जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं राज्यसभा के पास इस विधेयक के मामले में कितनी शक्तियाँ। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो पीएनबी को सम्मानित किया गया था। पीएनबी, जी हाँ, पीएनबी आपका याद रख सकते हैं, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका जी को 2019 का भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो हमारा भारत रत्न है उससे सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो किनको नहीं किया गया था?
तो ये आपका दीनदयाल उपाध्याय जी को नहीं किया गया था। 29वां प्रश्न, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो विद्युत मोटर आप जानते हैं कि पानी देता है मोटर, और यह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तभी ना पानी को निकालता है अंदर से। जबकि अगर मोटर की डायनमो की बात की जाए तो डायनमो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 30वां प्रश्न, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक हैं सत्या नडेला जी। कौन है? सत्या नडेला जी। 31वां प्रश्न, नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम द्वारा मार्स रोवर मिशन को किस वर्ष लॉन्च करने की योजना है? तो नासा जो है वो आपका इसी वर्ष मार्स रोवर मिशन को लॉन्च करने वाला है। 32वां प्रश्न, निम्न खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपका जो आपके पास कूट दिया हुआ है और आपको देखना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो ये देखिए आप पहले, एलिस मेर्टेंस, क्या यह टेनिस से हैं? दिविज शरण, ये पोलो से हैं क्या? और तीसरा आपका कूट है अर्जुन आज़ाद, क्रिकेट से हैं। और चौथा सिमोना हालेप, हॉकी से है। तो ये चारों आपको क्या करना है, मिलान कराना है और आपको इस कूट के माध्यम से इसको जवाब देना है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके पास 4 ऑप्शन हैं। और तो एलिस मेर्टेंस जो है वो आपका टेनिस खिलाड़ी हैं और ये रोम के खिलाड़ी, ठीक है, रोमानिया है। एलिस मेर्टेंस टेनिस के खिलाड़ी हैं, तो बिल्कुल सही है। दिविज शरण या भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं, ये पोलो नहीं खेलते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं। दिविज शरण का कौन सा खेल है? टेनिस। ठीक है। अब अर्जुन आज़ाद, तो अर्जुन आज़ाद का संबंध क्रिकेट से है, बिल्कुल सही। सिमोना हालेप वो आपका टेनिस खिलाड़ी है। सिमोना हालेप कौन सी खेल खेलती है? टेनिस। ठीक है। और यह भी आपका रोमन से, रोमानिया है, रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी है। तो आपका जो सही आंसर है वो कौन सा है? तो आपका एलिस मेर्टेंस टेनिस सही है, अर्जुन आज़ाद भी आपका क्रिकेट सही है। बाकी दोनों गलत है, दूसरा और चौथा गलत है। दूसरा और चौथा गलत है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 33वां प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन का संबंध किस खेल से है? तो अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन का संबंध बॉडी बिल्डिंग से है। क्या किससे है? बॉडी बिल्डिंग से। 34वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बालात श्रम निषेध है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आप जानते हैं कि हमें मूल अधिकार मिला है और मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जिसके तहत आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार एक अधिकार आता है, जिसमें 23 और 24 दो आर्टिकल हैं। और अनुच्छेद 23 के तहत मानव का दुर्व्यापार और उनको ज़बरदस्ती श्रम नहीं करवाया जा सकता है, ज़बरदस्ती मजदूरी नहीं करवाया जा सकता है। जबकि आर्टिकल 24 जो है आपका, वो आपका बालकों का कारखाना में उसके नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, बालकों के शोषण पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 25 जो है आपका, वो आपका किसी भी धर्म को मानने के लिए आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है। किसी भी धर्म का आप आचरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। ठीक है। और आर्टिकल 26 जो है आपका, वो धार्मिक प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। मतलब किसी भी प्रकार का प्रोग्राम अपने धर्म से रिलेटेड आप करवा सकते हैं या कर सकते हैं। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो ये आप बखूबी जानते होंगे, न्यूनतम आपका बैगनी रंग का होता है और मैक्सिमम लाल रंग का होता है। आप हमें एक प्रश्न बताएं कि प्रकाश जो आपका इंद्रधनुष बनता है, उसमें बीच का, इंद्रधनुष के बीच का कलर कौन सा होता है? कमेंट से ज़रूर बताएं। 36वां प्रश्न, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला न्यायाधीश सुमन कुमारी हैं। कौन बनी है? सुमन कुमारी। ठीक है। अरुणिमा सिन्हा को जानते ही आप, ये पर्वतारोही हैं। 37वां प्रश्न, नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नागा अर्जुन सागर परियोजना आपका ये
कृष्णा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है दोस्तों? कृष्णा नदी पर। ठीक है, और यह आपका पड़ता है आपका तेलंगाना में, और यह आपका हैदराबाद से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है तेलंगाना के लिए। चलिए 38वां प्रश्न, मनोहर पारिकर का निधन हो गया। बहुत अच्छे व्यक्तित्व के विचार, बहुत सिंपल पर्सनालिटी का उनको देखते थे हमेशा। कभी मैंने उनको ये क्या कहते हैं कोट वगैरह में नहीं देखा, हमेशा एक शर्ट और पैंट में देखा। बहुत अच्छे नेता लगते थे, बहुत शालीनता के प्रतीक। तो इनका निधन हो गया। उसके बाद गोवा का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो प्रमोद सावंत को गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। वर्तमान में गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी हैं। 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? तो नूर सुल्तान रखा है आपका कजाकिस्तान ने। किसने रखा है? कजाकिस्तान ने। अब बात आती है किर्गिस्तान की, तो किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। कहाँ है राजधानी? बिश्केक। ठीक है, और तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। कहाँ है दोस्तों? दुशांबे। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए 40वें प्रश्न का रुख करते हैं। नमस्ते सैलोम पत्रिका किन दो देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो ये जो आपका नमस्ते सैलोम पत्रिका है वो भारत और इजराइल के बीच आधारित है, उसके संबंधों पर आधारित है। और आप सभी जानते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और बहुत अच्छी दोस्ती है भारत और इजराइल के बीच। 41वां प्रश्न, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य ये आपका बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? बिहार में स्थित है। ठीक है, तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य ये आपका बिहार में है, और बिहार के पश्चिमी चंपारण में है, जहाँ पर आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 42वें प्रश्न का। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये आपका 4 ऑप्शन है, उसमें से शुक्रवाहिका नहीं है, ये आपका नर प्रजनन तंत्र है। ठीक है, मादा प्रजनन तंत्र में आता है अंडाशय, गर्भाशय और फेलोपियन नलिका या फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, शुक्रवाहिका आपका नहीं आता है, ये नर का है। 43वां प्रश्न, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया था। और 2018 में मुफ्ती मोहम्मद सईद कौन थे? तो ये जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, जिनका जनवरी 2016 में निधन हो गया। और उनकी बेटी ही थी, क्या नाम था उनका? भूल रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा नाम था, जिसके साथ बीजेपी का सरकार चल रहा था, है ना, भूल गया हूँ थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का रुख करते हैं। 44वां प्रश्न, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो प्रस्तावना में आपका 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किसके द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 45वां प्रश्न, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो ये आपका कोई भी आदमी 6 माह के लिए मुख्यमंत्री बन सकता है। आप भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं, लेकिन बनाने वाला होना चाहिए। ठीक है, 6 माह के भीतर लेकिन आपको सदस्यता ले लेनी है। तो 6 माह तक तो कोई बन सकता है ना। 46वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो ये है आपका हेलिना। कौन सा है दोस्तों? हेलिना है। और नाग को तो आप जानते ही हैं, इसे कहा जाता है दागो और भूल जाओ, मतलब इसको एक बार अगर आप यूज कर लेते हैं तो इसका दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता है। इसका परीक्षण 2018 में किया गया था। यह स्वदेश विकसित है हथियार, और इसे राजस्थान के पोखरण में किया गया था। पोखरण ज़्यादा फेमस है, पोखरण पर एक मूवी भी आई है, नहीं, जो आपका पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो आपका पोखरण में ही हुआ था।
ठीक है, 1974 में। 47वां प्रश्न, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। यानी क्या होता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर मुड़ जाती है तो इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, इस प्रभाव को अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अपवर्तन कहा जाता है। 48वां प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC यानी कि वाइल्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन उसके द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया जाएगा उत्तराखंड में, और यह कौन करेगा, ONGC करेगा। 49वां प्रश्न, आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है? तो आहार नली का जो सबसे बाहरी परत है वो आपका कहलाता है सिरोसा। क्या कहलाता है दोस्तों, सिरोसा कहलाता है। ठीक है, आहार नाल की बाहरी परत को सिरोसा कहा जाता है। 50वां प्रश्न, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है, यानी बिना ऑक्सीजन वाला? तो बिना ऑक्सीजन वाला आपका जो ले जाती है वो ले जाती है फुफ्फुस धमनी। ठीक है, और आप जानते हैं सिरा जो है वो अशुद्ध रक्त और धमनी जो है शुद्ध रक्त का परिसंचरण करता है, प्रवाह करता है। 51वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं? तो 4 ऑप्शन है, इधर 4 कूट भी है आपके पास। विक्रम साराभाई अस्पताल पुस्तकालय, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, तीसरा है फ्लोरा फाउंटेन और चौथा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका दूसरा और तीसरा सही है। 2 और 3 को अवार्ड मिला था, यानी कि आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च और फ्लोरा फाउंटेन। ठीक है, फ्लोरा फाउंटेन। 52वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो आप जानते हैं कि 16 महाजनपद थे जिसमें से मत्स्य महाजनपद की राजधानी पूछी गई थी और ये आपका विराटनगर में है। ठीक है, कौशाम्बी वत्स का है। ठीक है, और कुरु का है आपका इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इसके अलावा अंग का चंपा और मगध का गिरिब्रज राजगिरी। ठीक है, बज्जी का वैशाली, सब आप जानते ही होंगे। और महाजनपद के बारे में जो आपका है वो आपका जैन धर्म में भगवती सूत्र में मिलता है, और अगर बौद्ध धर्म की बात की जाए तो वो आपका अंगुत्तर निकाय से महाजनपद के बारे में चर्चा मिलती है। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? तो संसद में प्रथम लोकपाल बिल 1971 में पेश किया गया था और अंतिम रूप से 2019 में भारत को लोकपाल मिल पाया है। किसके रूप में? पिनाकी चंद्रा घोष के रूप में। 54वां प्रश्न, मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन जो है वो आपका पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। 55 नंबर, निम्न में कौन सा मीन वर्ग से संबंधित है? तो मीन वर्ग से संबंधित जो है आपका वो है शार्क मछली। कौन सी मछली है? शार्क मछली। 56 नंबर, ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर क्या होगा? तो ये आपका शुभंकर होगा बिंग ड्वेन ड्वेन। क्या होगा शुभंकर? बिंग ड्वेन ड्वेन। शीतकालीन गेम्स 2022 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? आप इसके बारे में जानकारी दें कमेंट के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तो तीसरे जैन तीर्थंकर थे आपका संभवनाथ, और संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। मैंने कहा था, मैंने ट्रिक दिया था कि घोड़ा है तो संभव है। क्या है? घोड़ा है तो संभव है। जबकि अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। हाथी को जीता नहीं जा सकता है। ठीक है, संस्थापक तो आप जानते ही हैं ऋषभ देव है। अगला प्रश्न 58 नंबर, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीवल्ली पुथुर पलकोबा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये मिठाई है तमिलनाडु की और दूध और चीनी से बनती है। इसे जीआई टैग 2019 में ही दिया गया है और कुछ स्पेशल बातें इसमें होगी। ये आपका गाय के दूध और चीनी से बनाई जाती है
ठीक है। और तमिलनाडु के यह बिखदू नगर एक ज़िला है, उसके आसपास किसी इलाके में इसको बनाया जाता है। ठीक है। 59 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया निम्नलिखित में से किन को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं चारों खिलाड़ी। ठीक है, ये सभी खिलाड़ी हैं कौन कौन? रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्न बर्मन और गौरव सिंह गिल। चारों खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में। ठीक है। अब खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर, और मेजर ध्यानचंद जी का संबंध हॉकी से था। ठीक है। रविंद्र जडेजा जी क्रिकेटर हैं और ये कहाँ से हैं? ये आपका गुजरात से हैं, क्रिकेटर हैं, सभी लोग जानते होंगे। प्रमोद भगत, तो प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, उड़ीसा से हैं। स्वप्ना बर्मन हेप्टा एथलीट हैं और वेस्ट बंगाल से हैं। इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ गेम्स में। और गौरव सिंह गिल इंडियन रेसर हैं और इनका दिल्ली में इनका घर है। ठीक। 60 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों का युग्म कौन सा सुमेलित है? पहला है आपका हिमालयन ओडिसी, ये आपका MP वीरेंद्र कुमार ने लिखा है, बिल्कुल सही। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ नटवर सिंह की पुस्तक है, ये भी सही है, एक लाइफ पर्याप्त नहीं है। द कारगिल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक, ये कर्नल SC त्यागी का है, ये भी सही है। और चौथा है आपका ग्लोरियल डायस्पोरा, जो कि आपका रजत कपूर ने लिखा है। ग्लोरियल डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया, ये आपका रजत कपूर ने लिखा है। तो चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न का रुख करते हैं। प्रश्न संख्या 61, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कोयना आपका महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही, कोयना महाराष्ट्र में है। शरावती परियोजना कर्नाटक में ही है। बली मेला परियोजना यह आपका उड़ीसा में है, बिल्कुल सही। सबड़ागिरी परियोजना ये आपका गुजरात में नहीं है, तो यह कहाँ है? यह आपका केरल में है और केरल के पंबा नदी पर स्थित है। अब पंबा को पंबन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि पंबम द्वीप जो है वो आपका तमिलनाडु में है। ठीक है। 62वां प्रश्न, बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट है ककोलत बिहार राज्य का प्रसिद्ध झरना है, बिल्कुल सही, यह नवादा में है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है आपका। उसके बाद है आपका बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने इसमें स्नान किया था। विरायतन एक जैन मंदिर और संग्रहालय है, ये भी सही है। तो आपका चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ककोला जलप्रपात बिहार के नवादा में है, भीम बांध बिहार के मुंगेर में है, और करंडा कुंडा बांध कुंड से संबंधित है भगवान बुद्ध, और विरायतन एक जैन मंदिर और संग्रहालय है, म्यूजियम है। 63 नंबर प्रश्न, भारत में विधि निर्माण की सर्वोच्च इकाई कौन सी है? तो सर्वोच्च इकाई है संसद। संसद के पास ही पावर होते हैं कानून बनाने के लिए। 64वां प्रश्न, किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई? तो मध्याह्न भोजन योजना आपका प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण करने से है संबंधित, उसी को प्रोत्साहन देने के लिए इसको चलाया गया था। और अभी की हाल की जो शिक्षा नीति आई है 5+3+3+4, यानी अब बच्चों का एडमिशन 3 साल का ही होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 34 साल बाद आई है। नई शिक्षा नीति पर भी हमारा विस्तृत वीडियो है और उसे आपको देखना बिल्कुल चाहिए। उसके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए कि नई शिक्षा नीति के क्या क्या एस्पेक्ट हैं। चलिए 65 नंबर प्रश्न का रुख करते हैं। 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का इसमें दूसरा स्थान था। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था? दूसरा स्थान था। ठीक है। चलिए 66 66वां प्रश्न है आपका, उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना, कौन सी योजना? जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ? ठीक है। तो ये आपका जननी सुरक्षा जो जन्म दिवस है
यह आपका कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन पर इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, यह परिवार कल्याण मंत्रालय जो कि स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय के अंतर्गत आता है और 11 अप्रैल 2005 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं 67 नंबर प्रश्न, मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र। ठीक है, मतलब मिट्टी का जो हेल्थ, आपने सुना होगा सॉइल हेल्थ कार्ड, हिंदी थोड़ा क्लिष्ट है, इंग्लिश अच्छा है, सॉइल हेल्थ कार्ड। ठीक है, मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड, हिंदी देखिए कार्ड का परिपत्र है। यह निःशुल्क प्राप्त होता है, बिल्कुल सही बात, निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं आप। यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि करने के लिए जानकारी देता है, बिल्कुल सही। यह फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है, ये भी सही है। तो चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड से संबंधित ये बातें सही है और इस योजना को भी 2015 में शुरुआत की गई थी। 68 नंबर प्रश्न है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से किस बंधन द्वारा जुड़े होते हैं? तो ग्रेफाइट में कार्बन के जो परमाणु है वो आपका सहसंयोजी बंधन से जुड़े होते हैं। किस बंधन से? सहसंयोजी बंधन से। 69, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा रिक्त स्थान हैं उनको भरना है आपको। तो आप जानते हैं ओम के नियम से V बराबर होता है IR, तो आपका R बराबर क्या होगा? V बट्टा I। ठीक है, तो R हो गया प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम, V हो गया आपका विभव, विभव का मात्रक हो गया वोल्ट और I हो गया विद्युत धारा, तो 1 एम्पियर होगा। ठीक है, 1 एम्पियर इसका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं 70वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में मैंग्रोव स्थलों का अध्ययन करें और बताएं कि पूर्वी तट पर कौन स्थित है। पहला है आपका भीतरकनिका, दूसरा है आपका पिच्चावरम और तीसरा है कुंडापुर। ठीक है, तो यह जो है आपका 1 और 2 यह आपका पूर्वी तट पर स्थित है और भीतरकनिका जो है वो आपका उड़ीसा में है। ठीक है, भीतरकनिका आपका उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का रुख करते हैं। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है वह मोरक्को से था, बिल्कुल सही, मोरक्को से ही था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, तो वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही भारत आया था और उसने रेहला नामक एक पुस्तक लिखी थी जो कि उसका यात्रा वृत्तांत था। ठीक है, उसकी जर्नी थी और इस वजह से यह चारों आपका बिल्कुल सही है, तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी। 72वां प्रश्न, जिलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जिलेपला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। ठीक है, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। 73वां प्रश्न, CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत करने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो CBSE ने शिक्षा वाणी ऐप की शुरुआत की है। कौन सी ऐप? शिक्षा वाणी ऐप की शुरुआत की है। जैग्रोस पर्वत स्थित है, तो जैग्रोस पर्वत आपका स्थित है ईरान में। कहाँ स्थित है दोस्तों? ईरान में, और ईरान की राजधानी है तेहरान। कहाँ है राजधानी? तेहरान। ठीक है, और अब्दुल हमीद यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं। 75वां प्रश्न, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? इस कड़ी में आपका तो आपका इसका सही आंसर है 1833 का चार्टर एक्ट, जिसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए। ठीक है, आगे बात करते हैं 76वां प्रश्न, सकरखेरा की लड़ाई कब हुई थी? बहुत पहली बार मैंने भी सुना था। सकरखेरा की लड़ाई जो है वो आपका 11 अक्टूबर 1724 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 11 अक्टूबर 1724 को। नेक्स्ट प्रश्न का रुख करते हैं। 77वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में
नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने हैं। तो ये बने हैं, ये किस देश से हैं? तो ये हैं आपका सर्बिया से। कहाँ से हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। 78वां प्रश्न, भारत के पहले लोकपाल कौन है? तो भारत के पहले लोकपाल हैं पिनाकी चंद्रा घोष। कौन है? पीसी घोष, पीसी घोष। इसके अलावा आप जान सकते हैं कैग विनोद राय कैग रह चुके हैं। 2008 से 2013 तक ये कैग रहे थे। दीपक मिश्रा जी यह भारत के 45वें न्यायाधीश रह चुके हैं और उनसे पहले टी.एस. ठाकुर भी रह चुके हैं, तीर्थ सिंह ठाकुर। 79वां प्रश्न है, जब गर्म पानी के स्रोत का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो उसे कहा जाता है भू उष्मीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? भू उष्मीय ऊर्जा। 80 नंबर प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और यह कहाँ पर हुआ था? तो कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि आपका प्रथम शताब्दी, किसी किसी बुक में आपको 93 या 99 वर्ष मिलेंगे। तो ये आपका कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और उस समय अध्यक्षता कर रहे थे उसकी वसुमित्र। ठीक है, अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अशोक घोष। 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? तो अंग्रेज और गोरखा के बीच हुई थी, यानी नेपाली के बीच हुई थी। 1816 का आपका सुगौली की संधि। 82वां प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो गांधी और इरविन के बीच समझौता 1931 में हुआ था। और इससे में हुआ क्या था कि गांधी जी जो उस समय कर रहे थे आंदोलन, उनका असहयोग आंदोलन, इरविन ने कहा कि देखिए गांधी जी, इसको स्थगित करिए और चलिए गोलमेज सम्मेलन पर बात करते हैं। गोलमेज सम्मेलन आपका 1930, 31 और 32, 3 साल लगातार हुआ था। रैमजे मैकडोनल्ड उस समय थे और इन्होंने भाग लिया था, लेकिन सांप्रदायिक पंचायत के मुद्दों पर आकर इन्होंने वहाँ से वॉकआउट कर या भारत को लौटे थे। और इन्होंने फेमस स्टेटमेंट दिया था कि मैं खाली हाथ जरूर लौटा हूँ, लेकिन देश को बट्टा नहीं लगने दिया। 83वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो पृथ्वी की आयु लगभग है 4 से 5 बिलियन वर्ष। कितनी है? 4 से 5 बिलियन वर्ष। 84वां प्रश्न, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं? तो अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। 85वां प्रश्न, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये एनर्जी इंडेक्स में भारत का स्थान 76वां है। ये आपका 2019 का रिपोर्ट है। 86वां प्रश्न, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो आपका तीसरा युद्ध है वह अफगान और मराठों के बीच लड़ा गया था और यह 1761 में लड़ा गया था। ठीक है, 1761 में। 87वां प्रश्न, लघु परिपथन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? तो जब ये शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें धारा का मान बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। ठीक है, काफ़ी बढ़ जाता है। 88वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदावनत कर दिया गया, मतलब उसको ग्रह का दर्जा हटा दिया गया। यह 2006 में एक सम्मेलन के तहत इसको हटा दिया गया। निम्नलिखित में कौन सी एक यूएसए का स्थानीय पवन है? तो यूएसए का आपका स्थानीय पवन है चिनूक। चिनूक क्या है? स्थानीय पवन है यूएसए का। 90वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो ये आपका औरैया जो है वो आपका बिहार में नहीं है। बाकी मुजफ्फरपुर जो कि आपका कांटी के नाम से है, बरौनी है और कहलगांव तो है ये है। ठीक है, इसमें आपका औरैया नहीं है। निम्नलिखित में से इसरो के अध्यक्ष कौन थे जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था? आपको पता ही होगा कि चंद्रयान 2 को लॉन्च करते समय के सिवान थे और इसमें जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम। लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। और रोवर का नाम था प्रज्ञान। क्या नाम रखा था दोस्तों? रोवर का नाम रखा था प्रज्ञान। और आप जानते हैं कि लैंडर जो है विक्रम, उसका कनेक्शन टूट गया था 2.1 किलोमीटर पहले। 92वां प्रश्न, #Power of 18 का लॉन्च किस
सोशल मीडिया साइट के द्वारा किया गया। तो हैशटैग पावर ऑफ 18 इसको लॉन्च किया गया था इंस्टाग्राम के द्वारा। किसके द्वारा? तो इंस्टाग्राम ने इसको लॉन्च किया था हैशटैग। और इसमें जो 18 से 22 वर्ष के जो युवा हैं उनको पहली बार वोट देने के लिए प्रेरित किया गया था हैशटैग के माध्यम से। 18 से 22 तक के युवा वर्ग को प्रोत्साहन किया गया था। 93वां प्रश्न है। अब कुछ प्रश्न 5 प्रश्न आपका मैथ से पूछा गया था, उसको देख लेते हैं फटाफट। ट्रेन की गति क्या होगी यदि 250 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है? तो ट्रेन की गति क्या होगी? तो स्पीड बराबर होता है, स्पीड बराबर दूरी बटा समय। तो ट्रेन अगर किसी खंभे को पार करती है तो वो अपनी दूरी को ही पार करेगी। तो 250 बट्टे 12 दूरी बटा समय, ठीक है। और इसको आपको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको क्या करेंगे, 18/5 से भाग देंगे। 5 से काटा 50, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2 से काटा 25, 25 दिया 75। यानी कि आपका क्या सही आंसर हो गया? 75 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल सही है। 94। एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? इसका मतलब है कि वह 6 कुर्सी का नुकसान उठाता है, यानी कि 150 कुर्सी का जो दाम होता है वही उसको मिल पाता है, ठीक है। तो 6 से काटिए 25, 25 चौके 100, ठीक है। यानी कि 4% का उसको नुकसान होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 95। एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य उसके मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी कि आपने 100 रुपये में ख़रीदा और 20 रुपया बढ़ाकर 20% बढ़ाकर यानी कि 120 कर दिया। 10% की छूट यानी कि 12 रुपये का डिस्काउंट, तो कितना हो गया? फिर भी आप 108 रुपया ले रहे हैं। 100 रुपये का आपका खरीद है तो कितना लाभ हो गया? 8 रुपये का आपका लाभ हो गया, 8% लाभ। 96। 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल है और 10 लीटर पानी और मिला देते हैं, तब अल्कोहल की सांद्रता कितनी होगी? तो 50 मिलीलीटर में आपका 20% क्या है? अल्कोहल, यानी कि 10 लीटर अल्कोहल और 40 लीटर पानी हो गया। ये अल्कोहल और ये हो गया वाटर, ठीक। 10 लीटर और मिला दिए तो मिश्रण कितना हो गया? तो मिश्रण कुल हो गया हमारा 60, और 60 में अब जो है पानी हो गया 20 और ये हो गया आपका 40। तो अब हमसे पूछा जा रहा है अल्कोहल की, तो अल्कोहल का मात्रा अब किस पर निकलेगा? 40 पर। तो 40/60 गुने 100 निकाल देंगे। 10 से 10, 2 से काटा 3 और 2 से काटा 5, 200/3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अल्कोहल की सांद्रता जो है वो कितनी हो जाएगी? आप इसको निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 97 नंबर प्रश्न है। चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 रुपया 4 वर्ष में 20,000 रुपया हो जाता है, ठीक है। ए बराबर पी इंटू, आप जानते हैं ए बराबर पी इंटू चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला है। इससे आपका क्या निकलता है? मिश्र धन। तो 20,000 हो जाता है ना। 20,000 बराबर 5,000 इंटू 1 + r/100 4 साल में। तो 4 दे दिया, 5 चौके 20, 4 मरतबा कट गया, ठीक है। तो r इधर कितना बच गया? 4। तो 4 को क्या लिख सकते हैं? √2 का पावर 4 बराबर 1 + r/100 का पावर 4, ठीक है। 4 से 4 दोनों तरफ कैंसिल, तो बच गया क्या? √2 बराबर 1 + r/100। √2 का मान 1.414 होगा। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, r का मान यहाँ से निकाल लेंगे। इसका सही आंसर है 41.4। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 98। नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। ये आपका एल्यूमिना है और एल्यूमिना की प्रतिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हुई तो वो आपका एल्युमिनियम क्लोराइड बना। इसके आगे क्या होगा? तो आप देख सकते हैं आपके पास हाइड्रोजन जो है वो 6 है। आपको संतुलित समीकरण करना है, तो ये इसके लिए आपका 3H2O उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर 6 हाइड्रोजन कैसे पुड़ेंगे। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु, तो 2 3 6 परमाणु हो जाएंगे इस तरह से। और ऑक्सीजन आपका कितना है? 3 है, तो 3 ऑक्सीजन भी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है।
99 निम्न में कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सही नहीं है? तो अर्थशास्त्र के संदर्भ में आपका 4 ऑप्शन है, उसको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़ने के बाद आप उसका जवाब दें। पहला स्टेटमेंट है 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया। दूसरा कथन है 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला। तीसरा कथन है 2019 का जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो आपका किसको किसको मिला है? तो वो आपका अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को मिला है। तो बताइए सही आंसर क्या है? कूट के माध्यम से आपको इसको जवाब देना है। तो इसकी जो शुरुआत है अर्थशास्त्र के नोबेल की, उसकी शुरुआत 1968 में की गई और नोबेल की शुरुआत तो 1901 में ही कर दी गई थी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1968 से दिया जाने लगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा 3 लोगों को दिया गया है 2019 में, ये बिल्कुल सही है। अभिजीत बनर्जी हैं, एस्थर डुफ्लो है और माइकल क्रेमर है। ये दोनों तो पति पत्नी ही है, अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो, जिसमें अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के हैं। तो कौन सा सही हो गया आपका? ये आपका सही है। सत्य नहीं है तो आपसे तो केवल एक सही नहीं है, बाकी दूसरा और तीसरा सही है। 100वां और आखिरी प्रश्न। तो दरोगा के अभ्यर्थियों तैयार हो जाओ। सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। निम्नलिखित में से कौन से राज्य और राज्यपाल सम्मिलित नहीं हैं? तो कलराज मिश्र राजस्थान अभी भी वही हैं, सेम है, सही है। आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र से, गलत, ये केरल से है। भगत सिंह कोश्यारी केरल, गलत, ये महाराष्ट्र से है, तो ये दूसरा और तीसरा गलत है। टी यानी कि तमिल साई सुंदरराजन तेलंगाना से है, बिल्कुल सही। तो पहला और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सम्मिलित नहीं है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। तो अब की बार वर्दी त्योहार में ये था आपका टेस्ट सीरीज नंबर 1, जो कि आपका बिहार दरोगा का 2019 का जो आपका 22 दिसंबर प्रथम पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये 100 प्रश्न था। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि वो इस मुहिम से जुड़ सकें। और हमारा लक्ष्य है आपका इस बार कम से कम 100 सेटों का प्रैक्टिस करवाने का और उसका एनालिसिस करवाने का। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज केयर या व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं। अगर आपको 8 बजे रात प्रत्येक दिन 8 बजे रात में टेस्ट देना है तो हमारे चैनल से और हमारे टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब की बार वर्दी त्योहार। धन्यवाद।